मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। देखिए छात्रों, पिछले वीडियो में हमने समसीमांत उपयोगिता नियम को पढ़ा था और उस नियम में आपको बताया गया था कि समसीमांत उपयोगिता नियम किसे कहते हैं। यह नियम विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे समसंतुष्टि का नियम, गॉसियन का दूसरा नियम, प्रतिनिधि नियम, आनुपातिक नियम आदि नामों से आपको बताया गया था। साथ में इसकी आधुनिक व्याख्या प्रोफेसर बॉल्डिंग ने की है और बॉल्डिंग ने दो प्रकार की मान्यताओं को लेकर इस नियम को समझाया, जिसमें भारी सीमांत उपयोगिता WMU वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा बजट कांस्टेंट बजट प्रतिबंध। दोनों मान्यताओं को लेकर प्रोफेसर बॉल्डिंग ने इसकी आधुनिक व्याख्या की है। पिछले वीडियो में मैंने तालिका के माध्यम से इन मान्यताओं को एक्सप्लेन भी किया था, आपने उसको पढ़ा होगा। एक दो कमेंट्स इस प्रकार के मिले हैं कि वो तालिका समझ नहीं आई है छात्रों को, तो मैं दोबारा से उस तालिका को बनाकर आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो छात्रों थोड़ा ध्यान से इसको आप देखें और समझने का प्रयास करें। देखिए, हमने इस तालिका में ये मान्यता ली है कि एक उपभोक्ता के पास उसकी जो आय है वो 12 रुपए है और साथ में ये माना गया है कि बाजार में एक्स वस्तु, जो पहली वस्तु है वो 2 रुपए में मिल रही है प्रति इकाई, और जो दूसरी वस्तु वाई वस्तु है वो 3 रुपए में प्रति इकाई मिल रही है। इसके आधार पर अपन को अपने बजट को फुलफिल करना है। समसीमांत उपयोगिता नियम ये कहता है कि उपभोक्ता की दी हुई आय और बाजार में पिछली दो वस्तुओं की कीमत पर उपभोक्ता उस आय को इस प्रकार से व्यय करता है ताकि उपभोग के प्रत्येक स्तर पर संतुष्टि का जो स्तर है वो समान बन जाए। इसी बात को मैं इस तालिका के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। तो छात्रों, यहाँ पहली मान्यता है उपभोक्ता की जो आय है ये 12 रुपए है। ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता के कितने रुपए हैं? 12 रुपए। और दूसरी मान्यता है एक्स वस्तु की कीमत Px बराबर 2 रुपए और Py बराबर 3 रुपए। ऐसा माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं इसमें समझाने के लिए। ऐसा माना है कि उपभोक्ता के पास 12 रुपए, बाजार में एक वस्तु की कीमत 2 रुपए और दूसरी वस्तु की कीमत 3 रुपए। अब इसे अपन को दोनों मान्यताओं में फिट करना होगा। इसके लिए मैं एक तालिका बना रहा हूं यहाँ पर और इस तालिका के माध्यम से आपको ये समझना होगा। तो पहले कॉलम में तो आपको यूनिट लेना है इकाई, दूसरे कॉलम में आपको एमयूएक्स लेना है, एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता। तीसरे कॉलम में आपको MQY लेना है, वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता। चौथे कॉलम में आपको भाग लेना है MUX अपॉन PX, एक्स वस्तु की भारी सीमांत उपयोगिता है। और पांचवें कॉलम में आपको लेना है MUY अपॉन PY, ये वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता है। तो छात्रों, यहां हम 1 2 3 4 5 इकाई का हम उपभोग कर रहे हैं और इससे मिलने वाली सीमांत संतुष्टि घटता सीमांत उपयोगिता नियम कहता है जब आप किसी वस्तु का लगातार उपभोग करते हैं तो उस वस्तु से मिलने वाला सीमांत संतुष्टि गुण लगातार क्या होने लग जाता है? घटने लग जाता है। तो आप एक्स वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो पहली इकाई से आपको 12 के बराबर संतुष्टि मिल रही है, दूसरी से 10 के बराबर मिल रही है, तीसरी से 8 के बराबर मिल रही है, 6 के बराबर मिल रही है और 4 के बराबर। मैंने यह दोनों संतुष्टि का दो इकाई का घटाया है, वो इसलिए घटाया कि मैं आगे जाकर भारी सीमांत उपयोगिता जो 2 का इसमें भाग दूंगा तो इससे कैलकुलेशन सही आएगा, इसलिए मैंने दो यहां पर घटाया। तीसरे वाले में 15, फिर 12, फिर 9, 6 और 3। यहां मैंने 3 इकाई को घटाया। क्यों घटाया? क्योंकि यहां मैं आगे जाकर 3 का भाग दूंगा, इससे कैलकुलेशन प्रॉपर संख्या में आएगा, इसलिए ऐसा किया है। आप भी कोई ऐसा उदाहरण बनाकर अपने आइडिया से आप ले सकते हैं, पूरा उसमें भाग चला जाए। अब इनका भारी सीमांत उपयोगिता हम निकालते हैं तो एक्स वस्तु की भारी सीमांत उपयोगिता कैसे निकलेगी? एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता में एक्स वस्तु की कीमत अनुपात का भाग देना है। तो एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता ये वाला कॉलम है, इस वाले कॉलम में कितने का भाग देना है? 2 का देना है। वाई की निकालनी है, वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता में किसका भाग देना है? 3 का देना है। तो पहले 2 का देते हैं तो यहां आएगा 6 5 4 3 और 2। ये एक्स वस्तु की भारी सीमांत उपयोगिता है। तो छात्रों, यहां वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता निकालेंगे अपन, तो वाई वस्तु की भारी सीमांत उपयोगिता निकालेंगे। वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता में किसका भाग देंगे? वाई वस्तु की कीमत के
अनुपात। तो इसमें हम भाग देंगे तो 5 4 3 2 1। इस तरीके से आप तालिका का निर्माण करेंगे, तालिका बनाएंगे। अब देखिए हमने दो शर्तें ली थी, वर्ल्डिंग के अनुसार दो शर्तें हमें पूरी करनी है, और वो शर्तें जहां पूरी होंगी वहां इस नियम का या इस नियम के पड़े उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। तो वो शर्तें क्या है, उन शर्तों पर गौर कीजिएगा। पहली शर्त है भारी सीमांत उपयोगिता, जिसको लिखा गया है MUX अपॉन PX बराबर MUY अपॉन PY डॉट 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 MUN अपॉन PN। ये भारी सीमांत उपयोगिता है WMU, वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी, वर्ल्डिंग के अनुसार। दूसरी जो शर्त है वो बजट प्रतिबंध की है। वो क्या कहती है, वो कहती है PX गुणा X प्लस PY गुणा Y बराबर N। छात्रों, जहां दोनों शर्तें पूरी होंगी वहीं उपभोक्ता का संतुलन होगा। तो पहली शर्त के अनुसार दोनों के भार को यदि हम देखते हैं इस टेबल के अंदर कि MUX अपॉन PX बराबर MUY अपॉन PY, तो ये तो MUX अपॉन PX है और ये MUY अपॉन PY, ये दोनों बराबर कहां हो रहे हैं? जहां ये दोनों बराबर होंगे वहां से हम बजट कांस्टेंट को अप्लाई करके देखेंगे। तो यहां आप देखिए ये वाली स्थिति बन गई 5 और 5। इस स्थिति में दोनों वस्तुओं की भारी सीमांत उपयोगिता बराबर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप इस भार को बराबर मानते हैं तो उपभोक्ता X वस्तु की तो 2 इकाई क्रय कर रहा है और Y वस्तु की 1 इकाई क्रय कर रहा है और अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर रहा है। लेकिन यह भारी सीमांत उपयोगिता तो पूरी होती है। अब क्या इसमें बजट कांस्टेंट भी फिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो इस स्थिति में यदि हम नीचे वाली शर्त पर आते हैं तो उसमें क्या है, पहली वस्तु की कीमत 2 रुपए है और उसकी मात्रा कितनी ले रहे हैं 2। इसका मतलब X वस्तु पर आप 4 रुपए एक्सपेंस कर रहे हैं 12 में से। दूसरी वस्तु की कीमत 3 रुपए है, कितनी मात्रा ले रहे हैं 1। Y वस्तु पर आप 3 रुपए एक्सपेंस कर रहे हैं, X वस्तु पर 4 रुपए एक्सपेंस कर रहे हैं और Y वस्तु पर 3 रुपए एक्सपेंस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक्सपेंस कितना हो रहा है आपका 7 रुपीज, 7 रुपए एक्सपेंस हो रहा है और आपका बजट कितना है, आपका बजट 12 रुपए है। इसका मतलब आपका बजट फुलफिल नहीं हो रहा है। संतुलन का मतलब ये होता है जितना बजट आपके पास है वो सारा बजट बाजार में एक्सपेंस हो जाना चाहिए। इसलिए ये भारी सीमांत उपयोगिता के अनुसार लेकर चल रहा है, ये उचित नहीं है, ये सही नहीं, क्योंकि यहां बजट कांस्टेंट लागू नहीं हो रहा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 4 और 4 ये भाग भी बराबर हो रहा है। 4 और 4 दोनों की सीमांत उपयोगिता यहां भी बराबर हो रही है। इसको मैं गोला कर देता हूं। इस स्थिति में 4 और 4 पर भारी सीमांत उपयोगिता बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यदि इस भारी सीमांत उपयोगिता को बराबर मानते हैं तो ऐसी स्थिति में आप X वस्तु की 3 इकाई का उपभोग कर रहे हैं और Y वस्तु की 2 इकाई का उपभोग कर रहे हैं। अब क्या इसका बजट आपका फुलफिल हो रहा है, तो बजट पर जाना होगा। तो उसके लिए हम देखेंगे X वस्तु की कीमत 2 रुपए, इकाई 3 खरीद रहे हैं, इकाई कितनी खरीद रहे हैं 3 खरीद रहे हैं, तो 6 रुपए आप X वस्तु पर खर्च कर रहे हैं और Y वस्तु की कीमत 3 रुपए और इकाई कितनी खरीद रहे हैं, Y वस्तु की 2 खरीद रहे हैं, 6 रुपए इस पर आप व्यय कर रहे हैं। कुल मिलाकर X जो पहली वस्तु है उस पर भी 6 रुपए एक्सपेंस हो रहा है, व्यय हो रहा है, और दूसरी जो Y वस्तु है उस पर भी 6 रुपए खर्च हो रहा है। कुल खर्चा कितना हो गया, वो हो गया आपका 12 रुपए। इसका मतलब यह भारी सीमांत उपयोगिता भी पूरी हो रही है और भार भी पूरा हो रहा है। तो इस स्थिति में आपको ध्यान रखने की बात यह है कि उपभोक्ता दोनों शर्तों को पूरी करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। तो छात्रों यह इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उपभोक्ता जो है वो 2 इकाई Y की उपभोग करते हुए और 3 इकाई X की उपभोग करते हुए अपने उस बजट में अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। जिस करने का कारण क्या बना है कि वहां दोनों शर्तें पूरी होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चले इसमें। तो ये नियम की व्याख्या होने के बाद, ये तो मैं पहले भी आपको समझा चुका था लेकिन दोबारा मैंने इसको रिपीट किया है यहाँ पर, तो ये शायद अब आपको समझ आ गया होगा। ये समझ आ गया तो अब हम इसी नियम में आगे बढ़ रहे हैं और आगे है नियम की
क्या आलोचना है कि जो सम सीमांत उपयोगिता नियम को हमने पढ़ा है उस नियम में क्या क्या कमियां रह गई, उसकी क्या क्या आलोचना है। क्योंकि इस नियम की मान्यताओं को भी मैंने बताया आपको कि उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए, वस्तु की उपयोगिता मापनीय है, मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता उसको स्थिर मान लेता है, वस्तु की अविभाज्यता की बात करता है ये नियम। तो इस प्रकार की मान्यताओं को लेकर नियम चल रहा है। तो इन सारी मान्यताओं से ही इस नियम में कुछ आलोचनाएं जनरेट होंगी। और हम यदि बात करें तो इसमें यह मान्यता ली गई है कि उपभोक्ता को वैकल्पिक पसंद की पूर्ण जानकारी है, ऐसा वो मानता है। प्रोफेसर बॉल्टिंग इस नियम को जब समझा रहा है तो ऐसा मानता है कि उपभोक्ता को किन किन वस्तुओं पर खर्चा करना है, किन किन वस्तुओं को अपने बजट में लेना है, वो विकल्प या वो पसंदें हैं वो उसको जानकारी में है, उसकी नौ में है। लेकिन आलोचक कहता है कि ये ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब हम हमारा बजट बनाते हैं तो उसमें केवल प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं, हमें ये पता नहीं होता कि हम किस वस्तु पर कितना खर्चा कर देंगे। वो दृष्टिकोण हमारा बदल भी जाता है, हम बाजार में जाते हैं, वस्तु पसंद आती है नहीं आती उसको छोड़ देते हैं, दूसरी ले लेते हैं, जबकि वो कहता है कि पूर्व निर्धारित होती है। तो पूर्व निर्धारित नहीं होता, कई बार हमारे विकल्प जो होते हैं उनकी जानकारी में नहीं होती है और हम फिर भी हम उन विकल्पों का उपभोग कर लेते हैं। इसलिए इस नियम के अकॉर्डिंग ये इसमें आलोचना बन जाती है। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट आलोचना की बात करें तो नियम में उपभोक्ता की विवेकशीलता की बात की गई है। उपभोक्ता की विवेकशीलता की बात की, उपभोक्ता विवेकशील होता है, लेकिन कई परिस्थितियों में उपभोक्ता के जो निर्णय होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं जो गैर विवेकी हो जाते हैं। उसके अंदर सभी उपभोक्ता की इतनी समझ नहीं होती कि बाजार की दशाओं को समझ सके और अपना जो बजट है उसको एक अच्छे तरीके से लागू कर सके। इसलिए विवेकशीलता की जो मान्यता इसमें लिखी है वो भी इसमें आलोचना बन जाती है। देखिए छात्रों, यहाँ तीसरी जो बात करें वो इसमें वस्तु के विभाजन की बात करता है। इन्होंने वस्तु को अविभाज्य माना है, सारी वस्तुएं हैं वो विभाजित हैं, उनका अलग अलग विकल्प होता है, अलग अलग पसंदें होती हैं, आप अपने हिसाब से जितना इकाई उसमें खरीद सकते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए उतना आप उसका विभाजन कर सकते हैं, ऐसा बॉल्टिंग और मार्शल मान रहा है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि बहुत सारी वस्तुएं इस प्रकार की होती है जिनका विभाजन करना संभव नहीं है, और जब उनका विभाजन करना संभव नहीं है तो आप कैसे अपनी संतुष्टि को अधिकतम करेंगे। जैसे मकान है, कार है, ये अविभाज्य वस्तु है, इनका यदि आपने विभाजन कर दिया तो इनमें संतुष्टि का जो आधार माना गया है वो निरर्थक हो जाएगा, सही नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो विभाज्यता की बात कर रहा है वो इसकी आलोचना के तौर पर बन जाता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें यहाँ पर कि जो ये नियम है ये अपने इस दृष्टिकोण में या इस कंसेप्ट में उपयोगिता को मापनीय मानता है। जैसे कि हमने दो प्रकार के अप्रोच पढ़े थे, एक कार्डिनल अप्रोच, एक ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में कहा गया था गणना विश्लेषण में कि उपयोगिता मापनीय है, जिसमें मार्शल मुद्रा में मापता है, वालराम यूडिल्स में मापता है, फिशर वान टेबल में मापता है। और मार्शल ये कहता है किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा जितनी मुद्रा आप देने को तैयार हो उसकी उपयोगिता है। लेकिन हिक्स और एलन जैसे अर्थशास्त्री इस बात का खंडन करते हैं कि उपयोगिता को मापना सार्थक नहीं है, उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता। इसके अलावा अगली आलोचना की हम बात करें तो ये नियम जो है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता उसको स्थिर मानता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का मतलब है कि मुद्रा की एक इकाई के द्वारा जो क्रय शक्ति उत्पन्न की जाती है वो स्थिर होती है, उसकी क्रय शक्ति में बदलाव नहीं आता, ऐसा ये नियम मानता है। लेकिन वास्तव में ऐसा है कि समय के अनुसार जैसे जैसे टाइम गुजरता है आने वाले समय में मुद्रा की क्रय शक्ति बदल जाती है, मुद्रा की एक इकाई सौदा को क्रय करने की जो शक्ति है उसके अंदर वो बदल जाती है। इसलिए हम ये कहें मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है, लैम्ब्डा का मान स्थिर है, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार की आलोचनाएं इस नियम को आगे जाकर थोड़ा सा ड्रॉबैक या पीछे डिमेरिट में लाती है, इस कमियों में लाती है। तो इन पर हमें ध्यान देना होगा, इनका सुधार करना होगा और उसके बाद इस नियम को आगे बढ़ाना होगा। देखिए आलोचनाओं के बाद हम ये नहीं कह सकते कि ये नियम निरर्थक है। आलोचनाओं को पढ़ने के बाद हम यदि ये सोचते हैं कि नियम निरर्थक है तो ये गलत बात है। ये नियम निरर्थक नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो गॉसेन का दूसरा नियम है ये इतने सारे दृष्टिकोणों के लिए उपयोगी है जो इसकी महत्ता को, इसकी उपयोगिता को प्रदर्शित करता है। अब जब आलोचनाओं की हमने बात की है तो फिर
क्रियाओं में इस नियम का योगदान है, उसमें इनका इंपोर्टेंस है, उसकी महत्ता है। देखिए छात्रों, यहां आप चाहे उपभोग की बात करें, आप उत्पादन की बात करें, आप वितरण की बात करें, आप विनिमय की बात करें, किसी भी क्षेत्र में जो अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, प्रत्येक क्षेत्र में ये नियम अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है इसको समझिए आप बिंदुवार। सबसे पहले तो आपके दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए कि नियम क्या है। नियम क्या है? नियम कहता है कि जब उपभोक्ता अपनी आय को दो वस्तुओं पर क्रय करेगा, व्यय करेगा, उपभोक्ता की आय की जानकारी उपभोक्ता को है और बाजार में उसको यह भी पता है कि जिस वस्तु को मैं खरीदने जा रहा हूं उनकी कीमतें क्या है। तो उपभोक्ता की आय बाजार में पिछले दो वस्तुओं की कीमत के दिए हुए होने पर उपभोक्ता अपनी उस आय को उन वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करेगा ताकि उपभोग के स्तर पर समान संतुष्टि मिल जाए। इसीलिए इसको बोला गया है इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी लॉ, समसीमांत उपयोगिता नियम, कि एक इकाई को व्यय करने से संतुष्टि का स्तर बराबर हो जाए। MUX/PX बराबर MUY/PY, X वस्तु से मिलने वाला भार Y वस्तु के भार के बराबर हो, तब ये नियम लागू होता है। तो यहां विभिन्न क्षेत्रों में इसको अप्लाई करें, इसके इंपोर्टेंस को देखें, तो उसमें आप ये बात देख सकते हैं कि उपभोग में इसका योगदान है, उत्पादन में योगदान। एक उत्पादक अपने उत्पादन के साधनों को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार लगाएगा ताकि उसको कम से कम लागत पर ज्यादा उत्पादन मिल जाए। ये सब उत्पादक सोचता है। कौन सा नियम अप्लाई हो रहा है? समसीमांत उपयोगिता नियम लागू हो रहा है। आप वितरण पर बात करते हैं कि एक जो उत्पादक होता है वो उत्पादन के साधनों को उस उत्पादन में से वो हिस्सा देगा जिस उत्पादन में उस साधन का अंश जितना है, मतलब उसको इतना हिस्सा देगा जितना उस उत्पादन में उसका अंश है। कोई यदि कम काम कर रहा है तो उसको कम मिलेगा, उसका भार कम है। कोई व्यक्ति ज्यादा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसको ज्यादा मिलेगा। अब आप देखिए एक इंजीनियर को बहुत कुछ मिलता है, एक डॉक्टर को बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है, एक मजदूर को बहुत कम मिलती है। तो ये जो भेद है ये उनकी सीमांत उत्पादकता का है कि एक सीमांत इंजीनियर और डॉक्टर की सीमांत उत्पादकता बहुत अधिक होती है, या यूं मजदूर की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसको ज्यादा सैलरी मिलती है और मजदूर को कम सैलरी मिलती है। तो वितरण में लागू होता है, ये विनिमय में लागू होता है। आप उन वस्तुओं को देते जाएंगे जिनकी उपयोगिता आपके लिए नहीं है, आप उन वस्तुओं को लेते जाएंगे जिनकी उपयोगिता आपके लिए। जब वो देने लेने का हिस्सा बराबर हो जाएगा वहां का संतुलन हो जाएगा। तो विनिमय में इसका योगदान है। उपभोग में हम बात करते हैं Y बराबर C+S, Y बराबर C+S, ये कंजम्पशन में ये भी समसीमांत उपयोगिता नियम है कि उपभोक्ता अपनी आय को दो वस्तुओं पर या दो क्रियाओं पर किस प्रकार डिवाइड करे, कंजम्पशन कितना करे और बचाए कितना उपभोग करें, कितनी बचत करें, इस चीज को देखना है तो समसीमांत उपयोगिता नियम के महत्व को स्वीकार किया जाएगा। तो छात्रों यहां ये जो आपका दूसरा टॉपिक था उपयोगिता विश्लेषण, ये कंप्लीट होता है। इसमें आपने सीमाएं, इसके महत्व, समसीमांत उपयोगिता का नियम, उसकी व्याख्या, उसकी मान्यताएं, उसका अर्थ, इसके साथ ही घटता हुआ सीमांत उपयोगिता का नियम, उसकी मान्यताएं, उसका अर्थ, ठीक है ना, उसकी व्याख्या, ये सब कुछ पढ़ लिया। नेचर पढ़ लिया उपयोगिता का, गणनावाचक और क्रमवाचक विश्लेषण पढ़ लिया है। इस तरीके से अपना ये दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है। आप इसके क्वेश्चन आंसर मुझसे आप करें, फिर भी कोई क्वेश्चन आंसर यदि आपको क्लियर नहीं होता है तो आप हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, तो समझा दिया जाएगा। एक वीडियो मैं चाहता हूं, एक टॉपिक अपने जब पूरे हो जाएंगे तो मैं एक वीडियो इस प्रकार की आपको दूंगा जिसमें आप फर्स्ट चैप्टर से लेकर 3 या 4 चैप्टर जो अपने लगातार बनेंगे उनके जो लास्ट के जो क्वेश्चन आंसर दिए उन पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो वो मैं अभी आने वाले समय में 10, 5, 15 दिन के बाद लगभग जैसा मैं सूचित कर दूंगा आपको, उस प्रकार का वीडियो आपको दिया जाएगा। तो आप आराम से इसको पढ़िए, समझिए। फिर भी किसी तरह की समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आप। थैंक यू।